हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है? इसका राइट आंसर है बी, जीरो। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। और अगर प्योर वाटर में कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। एज सॉल्यूट्स आर एडेड द ऑस्मोटिक पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव, यानी मैक्सिमम ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो होता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद क्लीनाउ फ्रेगमेंट्स। तो क्लीनाउ फ्रेगमेंट का इनमें से कौन सी एक्टिविटी होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, पॉलीमरेज एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है लेकिन उसका डायरेक्शन अलग होता है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्लीनाउ फ्रेगमेंट जो होता है उसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। अब ये क्लीनाउ फ्रेगमेंट होते क्या है? तो क्लीनाउ फ्रेगमेंट्स इज अ लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं क्लीनाउ फ्रेगमेंट्स, और उसमें दो एक्टिविटी होती है। पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है 5:3 डायरेक्शन में। ठीक है, 5-3 डायरेक्शन में पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, और 3-5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। 3-5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे का सी हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, थर्ड, अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगा। देखिए, म्यूटेशन में एक पॉइंट म्यूटेशन होता है और फ्रेम शिफ्ट शिफ्ट म्यूटेशन होता है, उसके अलावा भी नॉनसेंस, मिससेंस, ये म्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, तो इससे हमको बताना है कि ये कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक्रिडीन। एक्रिडीन जो है इसमें ये म्यूटाजन है और ये क्या करेगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन में। तो 5, ब्रोमोयूरेसिल, ये क्या है? तो यह है बेस एनालॉग दैट कॉज पॉइंट म्यूटेशन, यानी ब्रोमो यूरेसिल जो है ये क्या कॉज करता है? ये पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है, ये भी म्यूटेशन है। ठीक है, आगे है हाइपोजेंथीन, अ बेस फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन ऑफ एडेनिन। एडेनिन के डीएमिनेशन से हाइपोजेंथीन बनता है, ये भी पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है। तो ब्रोमोयूरेसिल, हाइपोजेंथीन, ये क्या है? ये पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हैं। हाइपोजेंथीन एडेनिन के डीएमिनेशन से बनता है, और ब्रोमोयूरेसिल जो है वो एक बेस एनालॉग है। तो थर्ड का राइट आंसर हो गया बी। आगे है फोर्थ, द जोन ऑफ अ पॉन्ड सिस्टम वेयर रेस्पिरेशन इज मोर देन प्रोडक्शन इज कॉल्ड। मतलब पॉन्ड सिस्टम में या पॉन्ड इकोसिस्टम में हमको वो जोन बताना है इनमें से कि जहां पे कि रेस्पिरेशन ज्यादा होता है और फोटोसिंथेसिस कम होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज मोर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कब होगा? जब फोटोसिंथेसिस होगी। तो हमको वो वाला रीजन बताना है। तो वो रीजन आपको कौन सा हो जाएगा? डी होगा, बेंथिक जोन। सबसे नीचे वाला जो जोन होता है, सबसे बॉटम वाला जो जोन होता है वो बेंथिक जोन होता है, और वहां पे रेस्पिरेशन ज्यादा होगा और प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। लिम्नेटिक जोन कौन सा होता है? द ओपन वाटर जोन। ओपन वाटर जोन वेयर लाइट पेनिट्रेशन अलाउ फोटोसिंथेसिस टू डोमिनेट, यानी ओपन वाटर जोन जो होता है वो आपका लिम्नेटिक जोन होता है। लिटेरल जोन क्या होता है? तो ये किनारे वाला होता है। शैलो एरिया नियर द शोर वेयर लाइट रीचेस द बॉटम, यानी ये लिटोरल जोन जो होता है वो किनारे वाला जो एरिया होता है वो आपका लिटोरल जोन होता है। ओपन वाटर जोन जो होता है वो लिम्नेटिक होता है ना। आगे है एपिलिम्नियन जोन, द अपर वेल मिक्स्ड ऑक्सीजन रिच लेयर ऑफ वाटर इन अ स्ट्रेटिफाइड पॉन्ड। ठीक है, पॉन्ड में जो अपर वेल मिक्स्ड ऑक्सीजन रिच लेयर होता है उसको हम लोग ईपी लिम्नियन जोन बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेंथिक जोन। सबसे बॉटम वाला जो जोन होता है वो आपका बेंथिक जोन होता है, और वहां पर रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस कम होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दो को मैच करना है। ठीक है, पहले और पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। पहले ग्रुप में एंटीबायोटिक दिया हुआ है और दूसरे वाले में दिया हुआ है कि वो कहां पे टारगेट करता है। ठीक है, तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। पांचवे का राइट आंसर है बी। ठीक है, पी का 4 होगा, पी का 4 होगा, क्यू का 3 होगा, पी का हो जाएगा 4। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए टू राइबोसोम। ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाएगा क्यू, क्यू का 3 है।
साइक्लोहेक्सामिडीन जो होता है ये इनहिबिट करता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ 60s यूनिट, 60s यूनिट के पेप्टाइडेज या पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद में है आर का 1, ये जो रिफेसिन होता है, रिफेम्सिन, ये क्या करता है, ये बीटा सब यूनिट को, आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट को इनहिबिट करता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका यस है, यस का 2 हो जाएगा, इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ 50s सब यूनिट। तो ये क्लोराम्फेनिकॉल जो है इसका हो जाएगा सेकेंड, यस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका पी का 4 हुआ, क्यू का 3 हो गया, पी का 4 हो गया, क्यू का 3 हो गया, आर का 1 हो गया और एस का 2 हो गया। ठीक है, ये एक्टिविटी हम लोग को याद रखना है एंटीबायोटिक्स का, कि वो कैसे अपना काम करते हैं। आगे है आर्कियल सेल मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड दैट आर, अब इसमें बताना है कि जो आर्कियल सेल मेम्ब्रेन होता है, आर्कियल बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड होता है, और वो लिपिड कौन सा, ईथर लिंक्ड होता है, एस्टर लिंक्ड होता है, अनब्रांच्ड एल्किल चेन होता है या लीनियर एल्किल चेन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ईथर लिंक्ड होता है। आर्कियल सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो ईथर लिंक्ड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया राइट आंसर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट वेस्कुलर सिस्टम, इसमें बताना है कौन सा प्लांट का वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी, पेरिडर्म। फ्लोएम, स्टील, जाइलम ये सब वेस्कुलर टिश्यूज है। ठीक है, और पेरिडर्म जो है ये वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, a growing shoot of a germinating seedling encounters an underground obstacle, which one of the following hormone elicits ट्रिपल रिस्पॉन्स। जैसे ही ट्रिपल रिस्पॉन्स नाम आएगा वो सबको लगा देना है ऑप्शन इथाइलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इथाइलिन। ट्रिपल रिस्पॉन्स इथाइलिन शो करता है। ठीक है, आगे है restriction enzymes that recognize the same nucleotide sequence but cleave at different position। ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अलग अलग पोजीशन पे कट करते हैं, क्लीव एट डिफरेंट पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, नियोसाइजोमर्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोसाइजोमर्स, जो कि एक ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे लेकिन उसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अलग अलग जगह पे कट करेंगे या क्लीव करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नियोसाइजोमर्स। देख लेते हैं, यहाँ पे आइसोसाइजोमर्स है, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड क्लीव एट सेम पोजीशन। तो सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया और उसी सेम पोजीशन पे क्लीव किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोजाइमर्स। ठीक है, आइसोसाइजोमर्स। और नियोसाइजोमर्स कब बोलेंगे, दीज आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बट क्लीव एट डिफरेंट पोजीशन। सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा लेकिन उसमें उस सीक्वेंस में अलग अलग पोजीशन पे वो कट करेंगे, तो उसको हम लोग नियोसाइजोमर्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is transcribed by RNA polymerase third in eukaryote। RNA polymerase third इन यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो इनमें से कौन सा ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हुआ डी। और हम लोग देख लेते हैं 18s rRNA और 20s rRNA आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो 18s rRNA, 28s rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, और miRNA जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वो ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, तो miRNA इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे है which one of the following statement about G1 checkpoint of eukaryotic cell division is incorrect। इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर है डी, सेल एज्योर्स कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यह तो एस फेज में होता है जो G1 के बाद आता है, G1S, G2 और एम फेज होता है। तो G1 के बाद यस फेज आता है, तो यस फेज के बाद में रेप्लिकेशन का कंप्लीशन होगा, है ना। तो G1 चेक पॉइंट जो होगा वो ये काम नहीं करेगा। तो सेल एश्योर्स कंप्लीट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये इनकरेक्ट है G1 चेक पॉइंट के लिए। बाकी
Cell assures the existence of favorable extracellular environment. Cell assures the DNA has no damage. Cell assures the damaged DNA are directed for repair mechanism. ये तीनों G1 चेक पॉइंट के लिए सही है, ठीक है। बाकी जो डी है वो इनकरेक्ट है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमाइन द करेक्ट डिटरमाइन द करेक्टनेस ऑफ और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग एसर्शन रीजन टाइप का है। इसमें एसर्शन और रीजन क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज इन्वॉल्व इन ट्रांजिएंट पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। रीजन इसका क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव विथ अ लाइफ टाइम ऑफ फ्यू सेकेंड्स येट कैन डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस मेम्ब्रेन। यानी ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक एसर्शन है, दूसरा रीजन है। इसमें बताना है कि क्या है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पैराक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, इसका लाइफ टाइम कम होता है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए हो जाएगा, ठीक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो 12 का राइट आंसर हुआ ए। यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, और असर्शन के लिए जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 12 का राइट आंसर हो गया ए। आगे है 13, मैच द टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म इन ग्रुप 1 विथ द एंजाइम इन्वॉल्व इन ग्रुप 2। यानी यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इसमें इन्वॉल्व ये रिपेयर सिस्टम है, और इसमें कौन सा वाला प्रोटीन इन्वॉल्व होता है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी। पी का 4 होगा, क्यू का 1, पी का 4 हो जाएगा। मिस मैच रिपेयर जो है इसके लिए जो प्रोटीन्स है ये है म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट एच, ये है। उसके बाद में क्यू का 1 है, बेस एक्सीजन रिपेयर के लिए डीएनए ग्लाइकोसिलेज है। आर का 2 है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के लिए आपका यूवीआर ए बी सी डी है। और उसके बाद डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर के लिए एस का हो गया आपका 3, रेक ए। ये प्रोटीन्स है। तो यहाँ पे हो गया ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू द। अब इसमें बताना है टेट्रासाइक्लिन जो होता है उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, यानी ये वो अपना काम कैसे करता है, ठीक है। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है ए। जो टेट्रासाइक्लिन होता है ये क्या करता है? 30s सब यूनिट से बाइंड करता है, और क्या करता है? इनहिबिट एमिनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग। टेट्रासाइक्लिन 30 राइबोसोम जो होता है उसके 30s यह सब यूनिट से बाइंड करता है, और उससे वो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है एमिनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग को, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर हो गया ए। आगे है इन द साउदर्न ब्लॉट टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए प्रोब यूज किया जाता है। तो 15 का राइट आंसर होगा बी, डीएनए प्रोब, ठीक है। और इसमें अदर ऑप्शन देख लेते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड यूज्ड टू स्टेन डीएनए इन जेल मेकिंग इट विजिबल अंडर यूवी लाइट। तो डीएनए को स्टेन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट कैन बी यूज टू स्टेन प्रोटीन इन जेल। प्रोटीन को स्टेन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। और डीएनए जो है ये एंजाइम है जो कि डीएनए को डिग्रेड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, डीएनए प्रोब। आगे है 16, which one of the following statement about photoprotein in plant is incorrect। इसमें बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो 16 है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। 16 का राइट आंसर है डी, फोटोट्रोपिन्स आर इनसेंसिटिव टू ब्लू लाइट, ठीक है। ये इनकरेक्ट है। बाकी के लिए हम लोग देखें तो फाइटोक्रोम आर एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट, फाइटोक्रोम आर इनएक्टिवेटेड बाय फॉर रेड लाइट, साइटोक्रोम क्रिप्टोक्रोम्स आर सेंसिटिव टू ब्लू लाइट। ये तीनों सही है। फाइटोक्रोम आर एक्टिवेटेड बाय रेड लाइट, फॉर रेड लाइट से इनएक्टिवेट होता है, और क्रिप्टोक्रोम जो होते हैं वो ब्लू लाइट के अगेंस्ट में सेंसिटिव होते हैं। तो राइट हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। आगे है 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन एचएफआर स्ट्रेन विथ एफ स्ट्रेन, एफ माइनस स्ट्रेन, ठीक है, ऑफ इस्चेरिचिया कोलाई। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 17 का राइट आंसर है ए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज हाई, ठीक है, एफ फैक्टर ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी इज लो। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई होगा और एफ फैक्टर ट्रांसफर फ्रीक्वेंसी इज लो। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ए। आगे है
जेनेटिक लिंकेज मैप रिप्रेजेंट, इसमें बताना है जो जेनेटिक लिंकेज मैप होता है वो क्या बताता है, ठीक है 18 का। तो राइट आंसर है इसका ए, रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ये क्या दिखाता है, लिंकेज मैप जो होता है वो लोकेशन बताता है जीन का क्रोमोसोम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल। अब इसमें बताना है कौन सा बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 का हो जाएगा बी। 70s राइबोसोम होता ही है उसमें, बाकी कैटनस सेल वॉल हिस्टोन और ये सब नहीं होता है। तो 19 का राइट आंसर हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे है मैच द टर्मिनोलॉजी इन ग्रुप 1 विद द स्टिमुलस इन ग्रुप 2। अब इसको मैच कराना है, ग्रेविटाइजम है तो वो ग्रेविटी से होगा, है ना, फोटोट्रॉपिज्म है तो वो लाइट से होगा, थिग्मोट्रॉपिज्म है तो वो आपका टच से होगा, कीमोट्रॉपिज्म है तो वो केमिकल से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या होगा सी। पी का 4 हो जाएगा ग्रेविटी, क्यू का हो जाएगा 1 लाइट, आर का 2 हो जाएगा टच और एस का 3 हो जाएगा केमिकल। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉलीप्लोइडी इज करेक्ट। इसमें पॉलीप्लोइडी के बारे में बताना है। तो ऑटो पॉलीप्लोइड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पीसीज, इसमें हमको बताना है कौन करेक्ट है, ठीक है करेक्ट हमको इसमें बताना है 21 में। दूसरा है ऑटो पॉलीप्लोइड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज, एलो पॉलीप्लोइड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पीसीज, एलो पॉलीप्लोइड्स आर नॉट फर्टाइल व्हेन मेटेड विद ईच अदर। तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑटो पॉलीप्लोइड्स जो होते हैं इसमें ये सिंगल स्पीसीज से डिराइव होते हैं और एलो पॉलीप्लोइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है 22, इसमें भी रीजन असर्शन बताना है। तो इसमें असर्शन है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हायर देन दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये सही है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ विजुअल लाइट, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, और रिजॉल्विंग पावर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, और दोनों के लिए असर्शन के लिए जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। तो हो जाएगा 22 का राइट आंसर ए। आगे है Which one of the following genetic process and their results indicate cytoplasmic inheritance। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, उसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल होता है, साइटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और उसमें बताना है कि जब जेनेटिक क्रॉस होगा तो इसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कौन बता रहा है। तो वाइल्ड टाइप मेल है, म्यूटेंट फीमेल है। म्यूटेंट फीमेल है तो 100% प्रोजेनी आर म्यूटेंट, तो यही वाला होगा 23 का ए हो जाएगा, है ना। फीमेल म्यूटेंट, फीमेल में अगर कोई म्यूटेशन हुआ और उसके कारण से अगर 100% म्यूटेंट या जो प्रोजेनी है वो 100% म्यूटेंट है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मैटरनल इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फीमेल में या मैटर्न में हम लोग क्या किए हैं, फीमेल में जो भी म्यूटेशन हुआ वो आपका प्रोजेनी में चला गया 100%, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। मदर से जो इनहेरिटेंस होता है वो हो जाता है साइटोप्लाज्मिक, और जनरली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, उसका इनहेरिटेंस होता है। तो 23 का राइट आंसर हो गया ए। आगे है genes in two species that are derived from a same ancestral gene, ठीक है, in their most recent common ancestor are called। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ऑर्थोलॉग्स बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉग्स, ठीक है। जीन्स इन टू स्पीसीज दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम अ सेम एंसेस्ट्रल जीन्स, सेम एंसेस्ट्रल जीन से दो स्पीसीज में जो जीन डेराइव हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोलॉग्स बोलते हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है उसी में एक ऑप्शन पैरालॉग, दीज आर जीन्स रिलेटेड बाय जीन डुप्लीकेशन विद इन अ जीनोम, ठीक है, रिलेटेड बाय जीन डुप्लीकेशन, एक ही जीनोम में जीन डुप्लीकेशन के कारण वो रिलेटेड होंगे, ठीक है। दे ऑफन इवॉल्व न्यू फंक्शन इवन इफ रिलेटेड टू द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो ये हो गया पैरालॉग। और ऑर्थोलॉग के केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दो स्पीसीज में जो जीन्स होंगे वो जीन्स इन टू स्पीसीज दैट आर डेराइव फ्रॉम सेम एंसेस्ट्रल जीन, यानी एक एंसेस्ट्रल जीन है और उससे दो जीन
या 2 स्पीसीज में जीन क्या हुआ है, डेराइव हुआ है, तो उसको हम लोग ऑर्थोलॉग्स बोलते हैं। 24 का राइट आंसर हो गया सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 25। बैक्टीरियल स्ट्रेन दैट डू नॉट ग्रो इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोट्रॉप्स। 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सोट्रॉप्स बोलते हैं इसको। तो ऑक्सोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑक्सोट्रॉप्स आर म्यूटेंट स्ट्रेन of microorganisms that have lost the ability to synthesize a specific essential nutrient। ठीक है, तो ऑक्सोट्रॉप्स ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जिसके पास जो कि कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर दैट न्यूट्रिएंट टू बी सप्लाइड इन ग्रोथ मीडियम टू सर्वाइव एंड ग्रो। ठीक है, मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के म्यूटेंट जो कि कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं अपने से और उनको बाहर से सप्लाई देना पड़ता है, तो ऐसे म्यूटेंट को ऑक्सोट्रॉप बोलते हैं। ठीक, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है 26। Which one of the following organism is used as a model for studying genetics and developmental biology? तो ये हमारा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। ठीक है, ड्रोसोफिला हम लोग यूज करते हैं जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में है अगला 27। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन? तो इसमें हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। 27 का राइट आंसर है बी। ठीक है, कैथरीन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैथरीन। देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगला वाला है तो कैलमोडुलिन जो है, कैलमोडुलिन ये कैल्शियम बाइंडिंग मैसेंजर प्रोटीन है। कैल्शियम बाइंडिंग मैसेंजर प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन वेरियस सिग्नलिंग पाथवे बट नॉट डायरेक्टली इन सेल सेल एडिशन। तो सेल सेल एडिशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन कैथरीन जो होता है वो सेल सेल एडिशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एंड कैम न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन सेल सेल एडिशन बट इट इज नॉट कैल्शियम डिपेंडेंट। तो ये जो है ये सेल सेल एडिशन में इन्वॉल्व होता है लेकिन कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं है, और कैथरीन जो है कैल्शियम डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे है कैल्पिन या कैल्पेन, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीएज। ये क्या है? कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीएज है कैल्पेन। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व इन सेलुलर प्रोसेस लाइक साइटोकैल्सल रीमॉडलिंग, इन सब में इन्वॉल्व होता है। तो 27 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैथरीन। आगे है 28। अ मैकेनिज्म दैट कैन कॉज अ जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में जीन जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। तो द मैकेनिज्म दैट कैन कॉज जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आगे है बैक्टीरियल एंटीबायोटिक कैन इंटरफियर विथ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें बताना है कि जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सबके साथ इंटरफियर करते हैं, इनमें से किसके साथ नहीं करते हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में होता नहीं है, ये वायरस में होता है। वायरस में जो रेट्रो वायरसेस होते हैं वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिससे वहां पे आरएनए से डीएनए बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो बैक्टीरिया में ये प्रोसेस होता नहीं है, तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो होंगे वो इस पे कोई इसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आगे है 30। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड ए, यहाँ पे डोमिनेंट ए है और यहाँ पे ये रेसेसिव ए है, इन अ पॉपुलेशन एट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर 0.7 और ये 0.3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कैपिटल ए जो है उसके लिए हो गया आपका डोमिनेंट के लिए 0.7 और रेसेसिव के लिए हो गया 0.3। in a random sample of 250 individuals taken from population how many expected to heterozygous, इसमें heterozygous बताना है। ठीक है, तो हमारा वो हार्डी विनबर वाला फॉर्मूला चलेगा। डोमिनेंट के लिए हम लोग क्यू करते हैं, सॉरी पी करते हैं, डोमिनेंट के लिए पी होता है और रेसेसिव के लिए क्यू होता है। फॉर्मूला हमारा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2pq। इसमें आपका ये डोमिनेंट के लिए हो जाता है, ये रेसेसिव के लिए होता है और ये आपका हेटेरोजाइगोट के लिए होता है। ठीक है, तो हेटेरोजाइगोट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 0.7 पी हो गया और 0.3 हो गया क्यू और ये 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.42, 0.42
2, ये हो गया हेटेरोजाइगोट। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर जो ये होमोजाइगोट के लिए है, डोमिनेंट होमोजाइगोट, ठीक है, यानी ए के लिए होगा पी स्क्वायर, और ये स्मॉल है रेसेसिव होमोजाइगोट के लिए ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। डोमिनेंट एलील के लिए ए, ठीक है, डोमिनेंट एलील के लिए पी होता है, डोमिनेंट एलील के लिए पी, और रेसेसिव एलील के लिए क्यू हो गया। डोमिनेंट होमोजाइगस या होमोजाइगोट के लिए पी स्क्वायर, और डोमिनेंट रेसेसिव होमोजाइगोट के लिए क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। और 2pq जो होगा ये हो जाएगा आपका हेटेरोजाइगोट के लिए, pq 2pq ये हेटेरोजाइगोट के लिए होगा। तो हम लोगों ने हेटेरोजाइगोट के लिए कैलकुलेट किया, 0.42 आया, ठीक है। टोटल हमारा पॉपुलेशन कितना है, 250 इंडिविजुअल का, तो 250 का हम लोग निकाल लेंगे, 0.42 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पाएगा 105, ठीक है। 250 में 0.42 जो है वो क्या है, 0.242%, ये है आपका हेटेरोजाइगोट। तो हेटेरोजाइगोट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 105, और ये जो 105 होगा, इतने इंडिविजुअल जो होंगे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 105, 250 मल्टीप्लाई बाई 0.42 105, ठीक है। तो ये रहा 30 क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। बाकी फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।